इवनिंग बच्चों, वेलकम एट सचिन क्लासेस। आज आप लोगों का सीएमए का पेपर था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। तो मैं पेपर सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, सचिन क्लासेस जयपुर में हम 3 मोड की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पे फाउंडेशन लेवल की क्लासेस है। सचिन मेरा क्लासेस 22 सालों से जयपुर में क्लासेस ले रहे हैं। और अगर आप हमारे 5 सालों का रिजल्ट देखेंगे तो हमने टोटल 65 AIR के अंदर फाइनल लेवल। सबसे खास बात है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट बच्चों ने के रूप में, और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए एक ही जगह पे पढ़ते हुए ये रैंक सिक्योर की है। अगर आप देखेंगे, हमने लगातार 5 सालों में दिसंबर 19 में 10 AIR, दिसंबर 21 में 9 AIR, दिसंबर 22 में 10 AIR, जून 23 में 14 AIR, सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे पढ़ते हुए। और दिसंबर 23 में अगेन 9 AIR, जून 24 में अगेन 9 AIR। इस तरह से टोटल हमने 5 AIR सिक्योर। और हमारे नए बैचेज दिसंबर 25 के लिए दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जून 25 के लिए दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। चलो बच्चों, ये तो कुछ प्रमोशनल बातें थी। आइए अपन आज का पेपर सॉल्व करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल। अगर डीटी में ये बोल रहा है कि माइनर डॉक्टर ने टैलेंट से पैसा कमाया, आपको पता है सेक्शन 641A में अगर आप टैलेंट से पैसा कमाते हो, माइनर की इनकम क्लब नहीं होती, इनकम होती है। यहाँ पे ना तो मदर में क्लब होगी ना फादर में क्लब होगी, और ये खुद की इनकम होगी। तो मतलब किसी मतलब करेक्ट आंसर इज, आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, वैसे तो एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 40B रेम्यूनरेशन गिवन एज पर डीड का फर्स्ट 3 लाख का 90% और बैलेंस का 60%, फर्स्ट 3 लाख का 90%, 1.5 लाख विच हायर, और बैलेंस का कितना होगा 60%। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को लॉस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपने एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो क्या है लोअर है, वो आपको क्या होगा अलाउड होगा। मतलब लॉस के केस में भी फर्म को क्या होता है रेम्यूनरेशन क्या होती है अलाउड होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया बच्चों, 1.5 लाख। थर्ड, ट्रेनिंग की इनकम क्या है ये आपको पता है, एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट, 54 की एग्जामेशन, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 4 की एग्जामेशन इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को अवेलेबल होती है, बाकी किसी और एसएससी को अवेलेबल नहीं होती। के बाद नेक्स्ट, मिस्टर नितिन ने एक लैपटॉप परचेज किया 50,000 रुपए का फॉर हिज पर्सनल यूज। स्टार्टेड यूजिंग द लैपटॉप फॉर हिज बिजनेस पर्पज ओनली सिंस 2/5/2003। ऑन दैट डेट द मार्केट वैल्यू लैपटॉप 40,000। What is the amount of depreciation allowable under the Income Tax Act for the financial year 2024, assuming that rate of depreciation 40%? बच्चों ये सेक्शन अपन ने ध्यान है सेक्शन 43 के अंदर पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट? जब अपन बिल्डिंग को व्यापार में लाते हैं, पर्सनल बिल्डिंग को व्यापार में लाते हैं, तो अपन डीम डेप्रिसिएशन देखे हुए एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। और बिल्डिंग के अलावा अगर हम कोई भी एसेट बिजनेस लेके आते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वही एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 50,000 रुपये थी। तो यहाँ पे 50,000 का 40% 20,000 का करेक्ट आंसर। तो आपको 20,000 का क्या मिलेगा? डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट है ना, रहना एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो फाइल ऑल द इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली, और उसने हैज ऑप्टेड आउट डिफॉल्ट टैक्स जी, ओके, और असेसमेंट दिए 24-25 ने बैंक से पैसा निकाला, सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला, और वो बैंक से निकाला है। तो और वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं, 1.5 करोड़ रुपए निकाला और बाद में उसने 1 करोड़ रुपए निकाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट? आपको पता है जब वो रिटर्न टाइमली भरता है तो 1 करोड़ के ऊपर सेक्शन 194N के अंदर टीडीएस कटता है, और वो रेट होती है 2%। करेक्ट आंसर क्या है? 2% की रेट से क्या होगा? टीडीएस कटेगा। 2% की रेट से क्या होगा? टीडीएस कटेगा। ओके, के बाद ये जीएसटी का क्वेश्चन था। ये एग्जामिशन चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। एक एक प्लेस जो रिलीजियस पर्पज के लिए बना हुआ है, अगर वो प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है तो वहाँ पे ये नियम है कि अगर रूम का किराया पर डे 1,000 रुपये से कम है, तो शॉप का किराया है पर मंथ 10,000 से कम है, और हॉल का किराया पर डे 10,000 से कम है, एग्जम्प्ट होता है। तो तीनों केस के अंदर ही ये एग्जम्प्टेड है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। के बाद
आपको पता है ये रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है। होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा को, और होटल ओनर क्या है, रजिस्टर्ड नहीं, तो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? बताओ, ध्यान रखना, जब होटल और ना होटल वाली सर्विस के अंदर, वैसे तो अगर एक्चुअल रजिस्टर होता है तो एक्चुअल पे करता है, अगर एक्चुअल रजिस्टर पे नहीं करता तो ई को पे करता है। तो इसका आंसर होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। करेक्ट आंसर इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट, the item which will be taxable both under the current central excise law and the new GST law after the implementation of GST, वो कौन सा आइटम है? इसका करेक्ट आंसर है तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स। एल्कोहलिक लिकर वगैरह पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। करेक्ट आंसर है क्या? सी आंसर है इसका। एज पर द जीएसटी लॉ, टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बच्चे, वो ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है और सर्विस के केस में डुप्लीकेट होती है। जो मैंने आपको एमसीक्यू फाइल दी थी, अगर आप मेरी एमसीक्यू फाइल्स देखेंगे, क्या मैंने आपको हर चैप्टर से 50-50 एमसीक्यू हैं, सारे क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। तो आप आराम से मैच करना, आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फाइल्स के अंदर। तो ये ट्रिप्लीकेट क्या हो गया? एज पर द कस्टम एक्ट। बच्चों, ये तो वही एमसीक्यू जो आज मैंने सुबह आपको एक फाइल भेजी थी। तो बताइए, सभी एस्पेक्ट्स में केम है, फिजिकल कैरेक्टर्स, क्वांटिटी वगैरह सब में सेम है, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिकल गुड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिकल गुड्स। अगर हम ये भी, आज मैंने जो आपको फाइल दी थी उसके अंदर सर्विस के केस के अंदर बताओ कंपोजिशन की लिमिट क्या होती है? 50 लाख। तो करेक्ट आंसर है 50 लाख। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बच्चों आज एमसीक्यू फाइल के अंदर था, जो मैंने आपको एमसीक्यू की फाइल दी थी सुबह मॉर्निंग के अंदर, उसमें भी ये था। एबीसी लिमिटेड, एक प्रशांत एक एबीसी लिमिटेड में सीनियर मैनेजर है, और उस कंपनी ने उसको कैश गिफ्ट दिया 55,000 रुपए का, है ना, कंपनी ने उसको दिया। तो एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को क्या कहता है? गिफ्ट देता है, तो अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उस पर जीएसटी लगता है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज फुली टैक्सेबल अंडर जीएसटी एट द अमाउंट एक्सीड 50,000। तो करेक्ट आंसर इज 50,000। एज पर द 228 ऑफ कस्टम एक्ट, इंडियन कस्टम वाटर। बच्चों, इंडियन कस्टम वाटर के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी आ जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आ जाता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आ जाता है। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ये कहाँ तक जाता है? ये पूरा जाएगा द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसके अंदर ये पूरा एरिया आएगा द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव 200 वहां तक आ जाएगा, 200 नॉटिकल माइल्स का आएगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इंडियन कस्टम वाटर के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होता है, और इसकी जो लिमिट होती है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक चले जाती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द 200 नॉटिकल माइल्स तक मानेंगे। इसके बाद ये कंपोजिशन डीलर है, का टर्नओवर क्या हो गया? क्रॉस हो गया, 1 दिसंबर 23 को क्रॉस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? He has to intimate the income tax authority and start paying the tax under the regular scheme first day। नो बच्चों, आपको पता है सेक्शन 10 हमने पढ़ा था, जैसे ही आपका टर्नओवर अगर क्रॉस हो जाता है तो वेरी नेक्स्ट डे से आप रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करने लग जाते हो, तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वेट करने की जरूरत नहीं, वेरी फर्स्ट डे से। तो इसका मतलब ये हो गया, तो 1 अप्रैल से पे करेगा, गलत है। द परमिशन ग्रांटेड टू मी डीम टू बी विथड्रॉन फ्रॉम द डे द टर्नओवर ऑफ द कॉस्ट स्पेसिफाइड लिमिट एंड ही शैल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम फ्रॉम द डे इटसेल्फ 1 दिसंबर 20। ये बी आंसर इज करेक्ट आंसर है। 1 जनवरी 2024 भी गलत आंसर है, और 1 अप्रैल 24 भी क्या है? गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर 2023। ठीक है, के बाद बच्चों, तो ये मैंने आपको एमसीक्यू के सारे आंसर बताए हैं। बच्चों, क्योंकि जस्ट अभी मेरे पास पेपर आया ही है, तो मैंने इसको बड़ा रफली तरीके से एक बार इसको देख के मैंने जो करेक्ट आंसर है बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई लगे कि मेरे किसी आंसर में आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताना, और मैं आपको उसका करेक्ट आंसर, अगर कुछ चेंज होगा तो आपको मैं बताऊंगा। बट मेरे प्राइमा फेसी, मुझे जो मैंने अभी अभी पेपर क्योंकि आया ही है, तो ये मेरे हिसाब से प्राइमा फेसी सारे करेक्ट आंसर है। अब नाउ हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर के बारे में एज यूजुअल सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, वो आए हैं। तो एक तो क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। बट इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सैलरी का एक सिंपल क्वेश्चन है, और आपको सभी की एग्जाम्पशन निकालनी है। तो ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एक सैलरी की आपको एग्जाम्पशन निकाल के बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है, और हाउस प्रॉपर्टी, और मतलब ये क्वेश्चन लेट आउट एसओपी
और ये अनरिलाइज रेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफ़ी किए हैं। और साथ में इसमें इंटरेस्ट का भी आया है, जो इंटरेस्ट आपको 30,000 लाउड होगा। कल मैंने आपको स्पेशली बोला था कि रिप्लेट आउट के केस में 30,000 से ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई घुमाव नहीं है। ये वाले क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सिंपल था। ये आपको ध्यान हो कि मैंने जब आपका टेस्ट लिया था तो मैंने कल आपको बोला भी था कि फर्म का असेसमेंट जरूर करना, और ये फर्म के असेसमेंट के बेस के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में भी किया हुआ है, और मैंने जो टेस्ट लिए थे वहाँ भी लिए थे। ये क्वेश्चन भी है, मतलब हर क्वेश्चन का एक पार्ट अच्छा है। अगर आपने फर्म का असेसमेंट लास्ट मोमेंट छोड़ दिया होगा तो आपको फिर थोड़ा सा पेपर ट्रिकी लगेगा। के बाद कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। एक प्लॉट है जिसकी एसवी वैल्यू 80 लाख है, ब्रोकरेज है, और फिर बॉन्ड खरीद लिए। तो अगर 1 जनवरी 24 के अंदर बेच के 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीद लिए तो एग्जामेशन मिल जाएगी। और मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भाव नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। के बाद एक सीएमए है, और उसको ये फॉलोइंग इनकम्स हुई है। ये अदर सोर्स का चैप्टर, अदर सोर्स का चैप्टर क्वेश्चन है। इसमें आपको जैसे इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट ए इनकम बट उसका ब्याज इनकम होता है। आपको मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर आपको अपने फ्रेंड से गिफ्ट मिला, ये आपकी इनकम हो जाएगी। और है ना, मतलब सिंपल क्वेश्चन है अदर सोर्स का। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकार का कोई इशू। तो आपका क्वेश्चन 4A, अगर आप कोई चॉइस में भी देखते हैं तो 4A और 4B एक सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा 3A और एक 3B भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्म का असेसमेंट आपको किया होगा आपने। मैंने आपको बोला था कि सेट ऑफ का क्वेश्चन पक्का आएगा, तो अगेन सेट ऑफ का क्वेश्चन पक्का आया है। मैंने बोला भी था 4-5 क्वेश्चन सेट ऑफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और उसके साथ सेट ऑफ के क्वेश्चन के साथ ये भी एक हाउस प्रॉपर्टी का मिक्स क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको सेट ऑफ प्लस एक हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एटीसी का डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी प्लस सेट ऑफ प्लस एटी के डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हाँ, मतलब आपको थिंकिंग आनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस कहाँ कहाँ क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। के बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। ये मैंने आपको बोल ही दिया था कि जीएसटी काउंसिल के 5 कोई भी वर्क है वो आपको बताना है। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही आता है। ये आपका क्वेश्चन आरसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आरसीएम लगेगा और किस पे आरसीएम नहीं लगेगा। ये बच्चों एक क्वेश्चन वैल्यूशन रूल का क्वेश्चन है। जनरली वैल्यूशन लेवल पे नहीं होता है, बट इस अटेम्प्ट में इन्होंने आपसे वैल्यूशन किया। तो ये वैल्यूशन रूल्स का क्वेश्चन है, तो बहुत पहले सीएमए के अंदर आया भी था। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ आपके लिए, इंटर लेवल पे जनरली वैल्यूशन रूल थे, बट इसने क्या कर लिया यहाँ पे वैल्यूशन। के बाद ये आईटीसी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी। आई डोंट थिंक तो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको कोई। और उसके बाद ये तो पता है कि आपको कस्टम के अंदर जो मॉड्यूल के मैंने कल कहा भी था, मॉड्यूल के जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कर लेना। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा वो पेपर मॉडरेट था। मतलब अगर आपने अच्छे लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से इस पेपर को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। हाँ, एक वैल्यूशन रूल वाला जो क्वेश्चन था वो मैं मानता हूँ कि आपके नहीं आना चाहिए था। बाकी सब कुछ तो आप एक चॉइस में भी उसको छोड़ सकते थे। बाकी पूरा ओवरऑल पेपर बिल्कुल सिंपल पेपर था। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको कल जरूर भेजूंगा। और ये अभी मैंने, क्योंकि टाइम नहीं है और अभी आपके कल पेपर भी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो शॉर्ट में बता दिया। बच्चों, एक बार एमसीक्यू के अगर किसी भी आंसर में आपको लगे तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत कम समय के अंदर, क्योंकि अभी जस्ट पेपर आया ही है, मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आप लोग ज़रूर बताना, और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वेरी मच बच्चों।